आज के शो में। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मरकजी बैंक की गवर्नेंस पर उठते सवालात। डॉलर की ऊंची उड़ान, कर्जों में 700 अरब रुपए का होशरुबा इजाफा। डॉलर की कदर में इजाफा, क्या हुकूमती रिलीफ पैकेज के असरात भी मान। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आपके सामने कुछ एदाद शुमार रखते हैं और आज सब में पहले कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें, आज डॉलर रुपी पैरिटी क्या रही इंटर बैंक और ओपन मार्केट में वो आपके सामने रखते हैं। हिस्टोरिकल हाईज आज हमने देखा कि डॉलर जो था पाकिस्तान रुपये के अगेंस्ट करता हुआ नजर आया। पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू एरड होती रही। इसके असरात क्या होंगे और ये क्यों हो रहा है, इस पर जाने से कबल आपको तफसीलन आपके सामने ये डेटा, ये फिगर्स रखते हैं कि आज इंटर बैंक में मूव्स क्या रहे, डॉलर रुपी पैरिटी दरअसल रही क्या। कहा गया इंटर बैंक में कि जी कोरोना वायरस और जो शरह सूद में कमी है, इसके असरात जो है वो डॉलर में पड़ना शुरू हो गए, यानी रुपये पे पड़ना शुरू हो गया, इस वजह से स्ट्रेंथन हुआ। और अगर क्लोजिंग के ऊपर देखा जाए तो जो इंटर बैंक में रेट है डॉलर का वो 4 रुपए 53 तकरीबन महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर जो 161.60 पर ओपन हुआ था वो बढ़कर 166.13 पर बंद हुआ। आज इंटर बैंक मार्केट में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 166.3 यानी 167 रुपए 13 पैसे पर पहुंच गया था। ये क्लोजिंग का रेट है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज भी डॉलर की कीमत में तकरीबन 3 रुपए का इजाफा देखने में आया था। यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के बायस जो पैनिक है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसकी वजह से बहुत से सरमायाकार पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट से भी सरमाया निकाल रहे थे, पहले ही जो हमारे टी-बिल्स में और पीआईबीज में देखा था। और बड़ी तादाद में बैरूनी सरमायाकार जो पैसा निकाल रहे हैं, इसकी वजह से जो प्रेशर है वो आपके एक्सटर्नल अकाउंट में पड़ रहा है और डॉलर की मांग इंटर बैंक मार्केट में बढ़ गई है, जिसके बायस डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। डॉलर की कदर में इजाफा स्टेट बैंक की जानिब से बढ़ते हुए केसेस और कारोबार में तातुल की वजह से शरह सूद में मजीद 1.5% कमी करने के एक रोज बाद ही सामने आ गया। यानी इस वक्त हमने देखा कि इसका इम्पैक्ट एक दिन बाद ही हमें आता हुआ नजर आया। इस पूरी सूरत हाल पर कि आखिरकार हमने इंटरेस्ट रेट्स को 13.25% पर रखा जब रीजनल कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था, जिसकी वजह से हमने अपने कारोबार को नुकसान पहुंचाया, हुकूमत का नुकसान हुआ। 1% इंटरेस्ट रेट कम होने से हुकूमत को तकरीबन 330 अरब रुपए की बचत होती, जो सिर्फ हुकूमत शरह सूद अदा करती है, जो डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग करती है। टोटल डेट जो था वो 33 ट्रिलियन का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, तकरीबन 1% इंटरेस्ट रेट कम करने से 330 अरब का फायदा खुद हुकूमत को होता। और इसी तरह से आपने कारोबार को तबाह किया, आपने अपनी हुकूमत को नुकसान पहुंचाया इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखकर। और जब आप आज इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं तो डॉलर को, आपने रुपये को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ये आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या पॉलिसी मैनेज नहीं हो रही स्टेट बैंक से? स्टेट बैंक की गवर्नेंस का फुकदान नजर आ रहा है। और आज तो ऐसा लगा कि कोई इंटरवेंशन नहीं हुई, मार्केट गिरती रही, यानी रुपये गिरता रहा, कोई इंटरवेंशन नहीं हुई। लगा ये कि इस वक्त फ्री फॉल है, जानबूझ के इस वक्त क्या डीवैल्यू किया जा रहा है रुपये को, कोई IMF की तरफ से नया डिक्टेशन है, कोई नई पॉलिसी चेंज है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इट वॉज ऑल पैनिक। आखिर ये हो क्या रहा है? डॉक्टर फारूक सलीम साहब आपसे पूछेंगे सर, ये आज हुआ क्या? और इसमें बड़ी बात जो कोई नजर नहीं आया, जो वल्नरेबिलिटी थी, जो वोलेटिलिटी थी और अनसर्टेनिटी थी, उसमें स्टेट बैंक का रोल आपने वो कैसे देखा? क्या था आज, गायब क्यों था स्टेट बैंक? कोई सेल्फ आइसोलेशन में चले गए? क्या हुआ ये? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड सैफान साहब आपके सामने रख दूं कि अगस्त 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी तो उस वक्त 124 रुपए का एक डॉलर था और अब ये तकरीबन 170 की बातें कर रहा है, उससे कुछ दूर रह गया है। आपने जैसे बताया कि अगर 1 रुपया भी वैल्यू गिरती है रुपए की तो अंदाजन कोई 100 अरब रुपए का इजाफी कर्जा हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि पिछले 2 सालों में जब से PTI की हुकूमत आई है, सिर्फ रुपया गिरने की मद में तकरीबन 4,500 अरब रुपए का कर्ज जो है वो बढ़ जाएगा। आज जो मेन रोल प्ले किया है जिसने, वो है T-बिल्स की सेलिंग। हॉट मनी वाले भाग रहे हैं पाकिस्तान से और हम शुरू से ही कह रहे थे, आपके प्रोग्राम में भी कई दफा ये बात हुई कि ये पॉलिसी हॉट मनी वाली जो है ये दुनिया भर में कहीं भी आज तक कामयाब नहीं हुई। जो इनके अपने वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 7 डिफरेंट ममालिक में ये हॉट मनी वाली पॉलिसी जो है इसको स्टडी किया और 7 के 7 ममालिक में ये पॉलिसी फेल हो गई।
यानी कि हम 6% से शुरू हुए थे। 2018 में हमारा शरह सूद कहीं 6% था। उस वक्त कारोबार भी चल रहा था, इंडस्ट्री भी चल रही थी। हम 6% से उसको उठा के ले गए 13.25% पे, और उम्मीद ये रखी कि शायद इन्फ्लेशन कम हो जाएगी और फिर साथ ही साथ जो है ये हॉट मनी पाकिस्तान आ जाएगा। बहुत कामयाबी हुई, हॉट मनी तो $3 बिलियन आ गया। लेकिन हम उसी वक्त ये कहते थे कि जब भी आप अगर इंटरेस्ट रेट नीचे लाएंगे या ये बैरूनी जो आर्बिट्राज करने वाले हैं, जो हेज फंड्स हैं, वो ये समझेंगे कि पाकिस्तान में आप और मजीद कोई मुनाफा बनाने का मौका नहीं रहा, तो वो भाग जाएंगे। और जब वो भागेंगे तो फिर रुपये के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ेगा। अब हो ये रहा है कि मार्च की पहली तारीख से आज तक तकरीबन $1.5 बिलियन, यानी कि 50% जो आया था टोटल में 3 बिलियन, उसमें से 50% पिछले 25-26 दिनों में निकल गया है, और उसने फिर इंटरबैंक की मार्केट में प्रेशर डाला है। देखिए इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरबैंक मार्केट की बात कर रहे हैं, जहां पे अच्छा डॉक्टर साहब, अगर स्पेशल जी डॉक्टर साहब, अगर इजाजत देंगे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं ये बड़ा अहम नुक्ता है और इसको लेकिन एक ब्रेक के बाद डॉक्टर फरूख सलीम साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये समझा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, इतनी वॉलेटिलिटी क्यों है इस मार्केट में, और मरकजी बैंक का किरदार क्या है, वो नजर क्यों नहीं आ रहा। ये सवाल भी उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आपके सामने अहम तरीन सवालात रख रहे हैं कि आखिरकार पहले डिस्काउंट रेट को इतना ज्यादा रखा गया स्टेट बैंक की तरफ से, उसके बाद आज डिस्काउंट रेट को कम किया जब तो उसका इंपैक्ट फौरन तौर पे हमारे एक्सचेंज रेट पे आना शुरू हो गया। हमारी जो पैरिटी है डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपी वीक होना शुरू हो गया। तो क्या डिस्काउंट रेट रखना और इसका एक्सचेंज रेट से क्या ताल्लुक बनता है, इसको भी समझने की जरूरत है। ये हॉट मनी का कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों कारोबार को यहां पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया गया 13.5% पे रख के, 13.25% पे रख के, और अब जब ये हुआ तो डॉलर का इस वक्त पाकिस्तानी रुपी का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये आखिरकार क्या पॉलिसीज हैं। और आज पूरे दिन हमने देखा कि गवर्नेंस, जिसे आप कहते हैं कि मॉनेटरी जो गवर्नेंस होती है, स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक का रोल होता है, वो नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा है कोई इंटरवेंशन नहीं थी मार्केट में, कोई किसी तरह से रोकने की कोशिश नहीं की गई, इस फॉल को रोकने की कोशिश नहीं की गई। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हम कह सकते हैं। क्या हुकूमत और स्टेट बैंक के दरमियान कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था? क्या स्टेट बैंक से राब्ते में था? क्या फॉरेक्स मार्केट में जो हो रहा था स्टेट बैंक क्या कर रहा था? बहुत से अहम सवालात हैं जो आज उठ रहे हैं। आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास भी हुआ, इसमें कुछ अहम फैसले हुए। इसमें जो हमने रिलीफ पैकेज है उसी के कुछ शिकों को आगे बढ़ाते हुए इक्तिसादी राब्ता कमेटी में कुछ अहम फैसले जो एलामिया में सामने आए वो कुछ इस तरह से थे। एक तो थे कि जी एसडीजीज के लिए जो मंसूबे हैं उसके 5.5 अरब रुपए की तकनीकी ग्रांट जो है उसकी यानी टेक्निकल ग्रांट की मंजूरी दी गई। फाटा में जो टीडीपीज मंसूबे हैं उसके लिए $5,25,000 की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी दी गई। वजारत हाउसिंग के लिए 27.5 करोड़ रुपए की तकनीकी यानी टेक्निकल ग्रांट की मंजूरी दी गई। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए एनडीएमए को 5 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। इसी तरह कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई और के इलेक्ट्रिक के लिए जुलाई 2016 से मार्च 2019 तक टैरिफ एडजस्टमेंट की मंजूरी दी गई। के इलेक्ट्रिक के लिए इस टैरिफ एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन 3 माह बाद होगा। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए 26 अरब रुपए सब्सिडी जारी करने की मंजूरी दी गई है और के इलेक्ट्रिक के नए टैरिफ से बिजली की कीमत ₹1.25 से बढ़कर ₹2.79 फी किलोवाट हो जाएगी। खैर ये ईसीसी का इजलास था जिसकी समरी आपके सामने रखी है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, ये जो रिलीफ पैकेज के फैसले भी ये जो रुपी डॉलर पैरिटी में हुआ है उसका इंपैक्ट मान पड़ जाएगा वहां पर? जो थोड़ा बहुत रिलीफ आवाम को और कारोबार को मिलना था वो भी गया इस वक्त, क्योंकि जो जिस तरह से रुपी गिरा डॉलर के अगेंस्ट उसका 700 अरब 800 अरब 800 अरब तो नुकसान हो गया हमें। डॉक्टर साहब देखिए, रिलीफ पैकेज के हवाले से एक बड़ी चीज वाजे है कि एक पैगाम जरूर हुकूमत दे रही है कि हुकूमत की नीयत है कि जो इकोनॉमी सुकड़ रही है कोरोना वायरस के नतीजे में उसको सहारा देना चाहती है। इससे आगे और कुछ नहीं है। जितने भी आप आइटम्स अगर उठा के देख लीजिए उसमें कहा गया कि 200 अरब रुपया जो है वो गरीब तबकात में बांटा जाएगा। हमारे पास कोई ना तो तरीका तकसीम है, ना हमारे पास कोई इस वक्त लिस्ट एग्जिस्ट करती है कि कौन से वो तबकात होंगे जिनमें ये बांटे जाएंगे। 150 अरब का जिक्र किया गया कि वो बेरोजगार लोगों में बांटा जाएगा। अब जिस तरह मगरिबी ममालिक में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज हैं, वहां पे बाकायदा लिस्ट बनी है लोगों की कि जो बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये पैसा
पहली बात तो ये सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बताई जा रही कि आपने 1000 अरब से जायद का पैकेज का ऐलान कर दिया। अब मेरी जो इंटरेक्शन हो रही है हुकूमती अफसरान से, ओहदेदारान से, वो ये तासुर दे रहे हैं कि पैकेज तो ऐलान कर दिया गया है लेकिन उसकी फंडिंग अभी ढूंढी जा रही है कि हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, हम वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। अभी सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए, अगर आप कोई जंग लड़ने चले हैं तो आपको उसके लिए एक वॉर चेस्ट चाहिए, आपको एक तिजोरी चाहिए जिसमें पैसा भरा हो, उसके बगैर आप जंग नहीं लड़ सकते। वरना आपके ऐलानात जो हैं, जो आपने रिलीफ पैकेज ऐलान किया, वो ऐलानात ही रह जाएंगे, वो नारे ही रह जाएंगे जब तक आपके पास पीछे पैसे ना हो, एग्जिस्ट ना करते हो। तो एक तो ये बड़ी कमजोरी नजर आती है। दूसरा ये कि हमने कोशिश नहीं की कि ठोस किस्म के इकदाम जैसे बैरूनी ममालिक में उठाए जा रहे हैं, जो उनके सेंट्रल बैंक उठा रहे हैं। मुझे महसूस ये हो रहा है कि हमारे यहाँ हुकूमत शायद एक सिमत में जाना चाहती है लेकिन हमारा सेंट्रल बैंक उनका साथ नहीं दे रहा, या सेंट्रल बैंक इस चीज का एहसास नहीं कर रहा कि वो भी इस जंग में जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही है, सेंट्रल बैंक भी उसका हिस्सा होना चाहिए। देखिए, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारी स्कीम्स लेके आया है। उसने मार्केट्स को फ्लड कर दिया डॉलर से, बैंकिंग सिस्टम में बेतहाशा डॉलर्स फेंके हैं। उसने कहा है कि स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम साइज बिजनेसेस, बिग बिजनेसेस को हम डायरेक्ट लेंडिंग करेंगे। अगर उनको लोन्स की कोई तकलीफ हो रही है तो डायरेक्ट स्टेट में उनका जो सेंट्रल बैंक है वो लेंड कर रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक बहुत खूबसूरत जो स्कीम है जो मुझे पसंद आई, वो है जॉब रिटेंशन स्कीम। उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुलाजमीन है जिनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे कंपनीज, तो वो उनको 80% तनख्वाह बैंक ऑफ इंग्लैंड देने के लिए तैयार है। इस किस्म की कोई चीजें पाकिस्तान में अपनानी चाहिए थी। जी डॉक्टर साहब, हाई नंबर्स और हवाई फायर करने से कुछ फायदा नहीं पहुंचेगा। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो जो यानी स्टेट बैंक की तरफ से जो हमारे आज भी हमने देखा, तो ये आप लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कहेंगे? क्या हुआ जो आज हुआ इस वक्त? उसके बाद एक कमेटी बना देना, तहकीकात कर लेना, वो सब ठीक है, लेकिन आज हमने देखा कि इंटरवेंशन नहीं थी। बहुत से लोग ये लिख रहे थे कि वेयर इज मॉनेटरी गवर्नेंस, कुछ लिख रहे थे कि क्या इसको यानी द एक्सचेंज रेट वाज एन एंकर फॉर द इंटरेस्ट रेट, यानी क्या मतलब इनका क्या कोरिलेशन था आपस में? अब माइनर ट्विस्ट इन इंटरेस्ट रेट ब्रॉट एक्सचेंज रेट टू 167, यानी हमने इंटरेस्ट रेट रखा, एक्सचेंज रेट की वजह से इतना हाई था। ये क्या ताल्लुक था? और ये स्टेट बैंक आज जो नजर नहीं आया, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो मैग्नीट्यूड है, आप अंदाजा कीजिए कि पिछले 20-25 दिनों से तकरीबन रोजाना के 10 से 15 अरब रुपए टी बिल्स के बेचे जा रहे हैं और 10 से 15 अरब रुपए के डॉलर खरीदे जा रहे हैं इंटरबैंक मार्केट में, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 80 से 100 मिलियन, किसी किसी दिन 200 मिलियन डॉलर भी की डिमांड आई है इंटरबैंक रेट। अब स्टेट बैंक के पास जो जखायर पड़े हैं 12 बिलियन डॉलर के, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज के जखायर पड़े हैं, अगर वो वहां से निकालना शुरू कर दे तो आप सोचिए कि 1.5-2 बिलियन डॉलर सिर्फ 20-25 दिन में उसको निकालना पड़ेगा मार्केट को संभालने के लिए। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड जो है रोजाना की बेसिस पे पिछले 15-20-25 दिनों से आ रहा है मार्केट में डॉलर खरीदने के लिए। स्टेट बैंक के पास शायद इतने जखायर नहीं है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि IMF के साथ हमने एग्रीमेंट किया है कि एक मार्केट बेस्ड रेट होगा, जिसमें शायद स्टेट बैंक अपनी ये जिम्मेदारी समझता है कि उसको मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करनी और जो मार्केट का रेट होगा उसी को सामने लेके आना है। ये दो बहुत बड़ी वजूहात हैं सफियान साहब जो मुझे समझ में आती हैं। सही, लेकिन सर ये जो अब मरकजी बैंक की जो पॉलिसी है जो अब सामने आ गई, अब तो क्या आपको लगता है इन द फ्यूचर ये 165 बिटवीन 160-165 तक यहाँ पर रुक जाएगा ये मामला, या ये इस तरह से और फॉल करेगा? क्योंकि अभी तक तो कोई इंटरवेंशन नहीं है, ये गिरता रहेगा या रुक जाएगा? और दूसरी बात, कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं जी कि अगर मार्च के इन्फ्लेशन नंबर्स का इंतजार स्टेट बैंक करता है, उसके बाद ये जो दूसरा कट लगा है फिर अनाउंस होता है, तो शायद इतनी ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं आती। डू यू एग्री विद दिस डॉक्टर फरीद साहब? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो फरात ज़र का रेट है, वो नीचे आ जाएगा और उसमें तेल की कीमतें जो इतनी तेजी से आलमी मंडियों में गिरी हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो इन्फ्लेशन नंबर जो है वो पहले महीनों के मुकाबले में मैं समझता हूं कि बेहतर आएंगे। अब हमने
इमरजेंसी मीटिंग्स किसी किस्म की, ये आखिरी वाली जो स्टेट बैंक की मीटिंग थी वो जरूर इमरजेंसी मीटिंग थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इमरजेंसी मीटिंग की, ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी मीटिंग थी, फेडरल रिजर्व अमेरिका में इमरजेंसी मीटिंग थी, और आपने देखा कि कितनी तेजी से वो इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आए हैं। जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का बैंक, उन्होंने कहा है कि व्हाट एवर इट टेक्स, उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि हमने बजटरी खसारे की परवाह नहीं करनी, हमने किसी और चीज की परवाह नहीं करनी, हमने इस वक्त कोरोना वायरस की जंग लड़नी है। मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक को भी इसी किस्म का एटीट्यूड इख्तियार करना होगा कि हमें अपने बजटरी खसारे की परवाह नहीं करनी, हमें इन्फ्लेशन के नंबर्स की परवाह नहीं करनी, हमें सबसे पहले ये जंग जो है वो जीतनी है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, आपने मेरे से जो